नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ गए हैं कलकत्ता से धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर नमस्कार। धीरेन्द्र जी, आज तो कयामत की रात है। कल अंतिम चरण का मतदान है और बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लाठियां भांजी जा रही है, किसी के कपड़े फट रहे हैं, किसी को उठाया जा रहा है और किसी को घसीट करके अंदर डाला जा रहा है गाड़ी में। यानी बड़े पैमाने पर जो गुंडे बदमाश हैं, जिनसे आशंका है या जो धमकाते हुए मिले हैं लोगों को, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई हो रही है। कैसा वातावरण इस समय है वहां पर? अजय पाल शर्मा पर जरा बाद में आते हैं, लेकिन वहां का वातावरण कैसा है वो जरा बताइए। सर नमस्कार आपको भी और तमाम ओसीएन नेटवर्क के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक चीज बता सकता हूं कि यहाँ जो माहौल चल रहा है, माफ कीजिएगा, ऐसा चुनाव अभी तक बहुत सालों से बंगाल ने नहीं देखा है। पिछली बार चुनाव का मतलब मैं पॉलिटिकल उसके लिए नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल तो हर बार ही होगा सर। जब दो लोग चुनाव लड़ेंगे तो जो भी होगा उस तरह से मुकाबला करने की बातें होंगी, लेकिन ये चुनाव इसलिए कभी ऐसा नहीं देखा गया कि पिछले 50 सालों से विपक्षी दलों के अंदर खड़े होने की ताकत बंगाल में नहीं थी। बंगाल एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहा था जहां विपक्ष की आवाज सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि ये हिंदुस्तान है और अभी तक वो राज्य हिंदुस्तान को अपने मतलब उसमें आपको लगता है कि उसको चलाने के लिए उसके राजनीतिक तो ये कई बार कोशिश करते हैं कि ये साहब उनकी भाषाओं को अगर आप देखेंगे कि जैसे उनको ये एहसास हो जाता हो कि साहब वो बंगाल एक अलग एंटाइटी है, बंगाल एक पूरा वो सब चीजें, उसका इस देश से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है लेना देना। या वो जरूर वो पुरानी कहानी सुनाएंगे आपको कि साहब यहाँ बंगाल वो है जिसने आजादी की लड़ाई दी, लेकिन बंगाल वो है जो 3 बार, जहां 3 से ज्यादा बार हिंसाएं हुई हैं। बंगाल वो है जिसने नोआखली देखा, बंगाल वो है जिसने द ग्रेट कलकत्ता क्लीन देखी, बंगाल वो है जिसने 1964 के बांग्लादेश के दंगों में यहाँ वापस लौटते हुए लोग देखे, बंगाल वो है जिसने 1971 में हिंदुओं की एक बड़ी संख्या को यहाँ आते हुए देखा। तो बंगाल वही है। और उस बंगाल की कहानी आपको पूरे विपक्षियों की एक आवाज बंद करने की कहानी है। 1965-67 से वो दौर शुरू हो गया था यहाँ, और संविध सरकारों के दौरान कोई निर्दलीय बना, कोई बंगाल कांग्रेस का नेता बन गया, इस तरह से मुख्यमंत्री वहां बदलते रहे उस दौरान। और उसके बाद से जो है वो हिंसा की कहानी। उसके बाद से बंगाल में राजनीतिक तौर पर कोई शांति की कहानी नहीं है। चाहे कितने भी मुख्यमंत्रियों को हम गिनते चले जाएं, प्रफुल्ल चंद्र सेन से लेके, चाहे वो 93 दिन रहा निर्दलीय, पहला निर्दलीय जो मुख्यमंत्री बना इस देश में, वो होता है, या फिर अजय जीता जो बंगाल कांग्रेस के है, वो शायद कुछ 293 या कुछ 63 दिन इस तरह का एक वो कार्यकाल रहा। और फिर आपने देखा सिद्धार्थ शंकर रे पहुंचते हैं, और उसके बाद हिंसा का उतना ज्यादा होता है कि बंगाल में जो लेफ्ट है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ हिंसा की राजनीति के अलावा जिसपे कहीं ह्यूमन वैल्यूज का कोई स्थान लेफ्ट की पॉलिटिक्स में नहीं होता, उसको भी यहाँ के लोगों ने चुन लिया। यानी इतनी भयानक हिंसा थी कि उस हिंसा से मुक्ति के लिए उन्होंने राक्षस को ही चुन लिया, जिसने इस देश को टुकड़े करने में मुस्लिम लीग का साथ दिया। उसके बाद की कहानी सर विपक्ष के सिर्फ नामचीन होने की कहानी है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं इस बार कि बंगाल ने ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। बंगाल ने ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा कि जहां मुख्यमंत्री का इलाका है वहां कोई विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री की पार्टी के कार्यकर्ताओं से भिड़ सकते हैं। बंगाल ने ऐसा नहीं देखा कि कोई दूसरी विपक्षी पार्टी के झंडे 24 घंटे के बाद भी लगे रह सकते हैं क्या। बंगाल ने यह नहीं देखा बसीरहाट, टाकी, बारासात, इन सब इलाकों में जहां डेमोग्राफी बदल रही है, जहां बहुत तेजी से इस्लामिक कट्टरवाद जड़ जमा रहा है, जो इस देश को शरिया आधारित बनाना चाहता है, दंगे वंगे सब हमने सब देखे हैं, उसका कोई वो नहीं। लेकिन उन जगहों पर भी बीजेपी के कैंडिडेट न केवल प्रचार कर रहे हैं, बाकायदा झंडे हैं, रामनवमी के जुलूस हैं, सब चीजें हैं, ये बंगाल ने नहीं देखा है। तो बंगाल का जो माहौल है ये बदला हुआ माहौल है। बंगाल कभी नहीं देख रहा था कि ममता बनर्जी के घर के सामने ममता बनर्जी खड़ी होकर मंच पर एक सभा को संबोधित करें, लोगों से वोट मांगे, क्योंकि 1911 में उन्होंने वोट मांगे लेकिन 2-3 रैलियां की।
उसके बाद उन्होंने 2016 में वहां से चुनाव लड़ा, 2011 में और 2016 में चुनाव लड़ा, और 2011 में भी उन्होंने उपचुनाव लड़ा था, उस समय चुनाव नहीं लड़ी थी, फिर इस्तीफा। 2016 का चुनाव लड़ा वो भवानी नगर में, उन्होंने एक भी बार रैली वैली की जरूरत महसूस नहीं, हालांकि किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस तरह का माहौल नहीं, हाथ हिलाने से काम चल गया। 2021 में जब वो नंदीग्राम से चुनाव हार के आई थी, तो उसके बाद उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ इस राज्य में उपचुनाव जो है, उपचुनाव पूरे देश में ही ऐसे होते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए जीते जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उपचुनाव इस बात का उत्सव होता है कि कौन कितनी वोटें डाल सकता है। जब तक उसका हाथ ना थक जाए उंगली के बटन दबाते दबाते, तब तक उसको चबाने की स्वतंत्रता होती है सत्तारूढ़ पार्टी को। तो उस तरह से भी वो 58,000 से जीती थी। आज वहां उनको 21 तारीख से लगातार, जिस दिन चुनाव प्रचार 27 की शाम को हो रहा था, वो रोड मार्च कर रही थी, और 21 के बाद से उन्होंने शुरू कर दिया था, रैलियां कर रही थी, रोड मार्च कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। इस तरह का चुनाव लोगों ने नहीं देखा है। इसके अलावा जिन कमीजों की आप बात कर रहे हैं, उन जगह पर वही पुलिस वाला लाठी चला दे, ये बात तो समझी नहीं गई, क्योंकि पुलिस यहाँ लेफ्ट के सिस्टम के मुताबिक चलती थी कि जो पार्टी का कार्यालय होता था, जो पार्टी का दफ्तर होता था, इंस्पेक्टर ओसी को वहां से अनुमति लेनी होती है कि साहब हम ये एफआईआर कर दें या ना करें, या उसके खिलाफ एफआईआर करनी है चूंकि वो उस पार्टी में शामिल नहीं है, उसके साथ ये करना है। ये इसी मॉडल पर चल रहा था। तो इसीलिए उनको कभी ये लगा ही नहीं कि साहब हमको चुनाव कराना है। उनको ये करना है कि जो चुनाव कर रहे जो विपक्षी है उनको हराना है। ये पार्टी यहाँ सरकार हो चुकी है, और सरकार ही यहाँ पार्टी है। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि चुनाव के रिजल्ट क्या हो। हम लोगों को लग रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छा करते हुए दिख रही है, राज्य की सत्ता की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस सब के बावजूद आप उस ढांचे को एकदम तोड़ते हुए नहीं देख रहे हैं, आपको दिख रहा है। लेकिन इस बार वही जब लाठी बजा रहा है पुलिस वाला, जब वही उसको गिरफ्तार करके ला रहा है उसके पार्षद को, तो उसको समझ में नहीं आ रहा टीएमसी के आदमी को, यार ये हो क्या रहा है। उन वोटर्स को समझ में नहीं आ रहा जो कह रहे कि यहाँ कोई दूसरा, वो पकड़ के पीटते थे। मतलब जो विपक्षी कैंडिडेट होता था उसकी पिटाई होती थी, वो छुप छुप के बेचारा अपना प्रचार करता था, उसको मिलना मुश्किल होता था। पिछली बार ही विधाननगर कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है, उसके विधायक वो जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उसको उस दिन खुद मारा उसने, जो उम्मीदवार जो जीता वो। फिर उसके बाद वो बेचारा टीएमसी में चला गया, इतना पीटा बीजेपी का कैंडिडेट कि इस बार टीएमसी से लड़ने लगा। उसने सोचा हम भी पीटेंगे किसी को, लेकिन इस बार तो सब बराबर हो रहा। आप देख रहा कि जवाब भी हो रहा है, हमले हैं तो उसका भी जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और शुभेंदु इधर पैरेलल रोड मार्च कर रहा था कल 4 से 5 तारीख शुभेंदु का रोड मार्च था, इधर से ममता जी का रोड मार्च था। तो लगातार जो है ये बदला हुआ बंगाल है जो चुनाव लड़ रहा है। कल योगी आदित्यनाथ जब राजरहाट गोपालपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां बीजेपी के जीतने की संभावनाएं बहुत कमजोर इसलिए होती है क्योंकि राजरहाट की तरफ पूरी तरह से जो है मुस्लिम जितना एरिया है, वो तो आप सबको मालूम है कि बीजेपी के खिलाफ उसको वोट देना, चाहे आप उसको जो चाहे कर दीजिए। तो वो वहां से मुश्किल हालात उनकी डेमोग्राफी की वजह से। आप ये सोचिए कि हम एक ऐसे देश में हैं जो डिवीजन के बाद, जिसने इस्लामिक कट्टरवादियों को, हत्यारों को ये एक देश दिया, उसके बावजूद भी उनके इलाकों में डर की वजह से आप वोट नहीं डाल सकते। आप अपने से हम अंदाज लगा लेते हैं। इस देश के पत्रकार, चाहे वो कोई भी हो, वो तमाम, चाहे वो जो रात दिन प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, उन सब के नाम अगर जोड़ लें, उन सब को भी जोड़ लें, तो आप ये देखेंगे कि वो सब जैसे ही 50% कोई होता है तो कहते हैं यहाँ तो जीत ही नहीं सकती दूसरी पार्टी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि आप उस चीज को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आप झूठ और मक्कारी से उसको छिपाते हैं। तो जहां जहां मुसलमान यहाँ वोट है, उन सीटों पे तो आप जीत नहीं सकते हैं। लेकिन आप जब योगी आदित्यनाथ की रैली देखते हैं तो आप, मैं देखता था कि आधे घंटे बाद तक वहां महिलाएं, बच्चियां, युवा सब नाच रहे। वो बुलडोजर का जो आगे का हिस्सा होता है बड़ा हुआ, उसमें खड़े होते हैं। वो बुलडोजर ऊपर जाता है, फोटो खिंचाते हैं, भीड़ तालियां बजाती है, फिर नीचे आता है, फिर दूसरे लोग बैठते हैं। ये वो लोग कर रहे हैं। ये बंगाल में चल रहा है, कोलकाता में हो रहा है, ये लोगों के लिए आश्चर्य है। तो ये इस समय सर माहौल है। मैं दर्शकों को जरा एक वीडियो दिखा देता हूं, फिर जरा इस सवाल पर आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के आईपीएस हैं, अजय पाल शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये ऑब्जर्वर बना करके भेजे गए हैं। और एक जहांगीर खान, इनके प्रत्याशी, टीएमसी के नेता,
उसके घर पहुंचे हैं और उनके कार्यकर्ताओं को किन शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए, फिर धीरेन्द्र जी के पास जाते हैं। अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसको लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। सीनियर आईपीएस है और सीधे उनकी मांद में घुस करके उनको चेतावनी दे करके आए हैं। ऐसे अनेक वीडियो हैं मेरे पास भी। धीरेन्द्र जी तो वहां साक्षात देख ही रहे हैं, जब दौड़ा दौड़ा करके टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी तुड़ाई की जा रही है, जिन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला करने की कोशिश की और जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लोगों को धमकाने की कोशिश की कि अंतिम चरण के मतदान में बूथ की तरफ जाकर के झांकना भी मत। आपने शुरू में ही कहा कि ये कल्पनातीत है, ऐसा कभी होता नहीं था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की इस तरीके से कॉलर पकड़ करके धुनाई हुई हो या घरों से खींच करके उनको गिरफ्तार किया गया हो। ये आशंका व्यक्त की जा रही है धीरेन्द्र जी कि 142 सीटों पर जो अंतिम चरण का मतदान है, ये चूंकि ममता बनर्जी का गढ़ है, यहां से उसको मैक्सिमम सीटें आई थी, तो यहाँ वो जो एक कहावत है कि करता क्या ना मरता क्या ना करता, वो कोशिश करेंगी, उनके समर्थक कोशिश करेंगे। उसी की तैयारी है चुनाव आयोग की, पूरी तरीके से कमर कस लिया है उसने। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अजय पाल शर्मा जो उत्तर प्रदेश में हैं, भाई बहुत सारे उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे लोगों को हीरो बनाया, तो उसमें वो भी हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब तो आप मेरे विचार से क्राइम के ही थे, जब अविनाश पांडे या क्या आशुतोष पांडे, शायद आशुतोष पांडे जो मुजफ्फरनगर में था, जो 74 एनकाउंटर, फिर नवनीत सिकेरा वो 72 एनकाउंटर, तो ये सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए। मेरठ में एसएसपी ब्रिजलाल हुआ करते थे उस समय। हाँ, ब्रिजलाल, वो आपके समय में ब्रिजलाल हुआ करते थे, बहुत पहले डीजीपी रिटायर हुए। तो ये जो लोगों का एक वहां रहा, लेकिन बंगाल ने इस तरह का नहीं देखा। बंगाल ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि बंगाल में मैंने जैसा दर्शकों को अभी बताया था कि बंगाल में पुलिस अधिकारी भी निर्देश लेते हैं सपा के, उसके जो टीएमसी का पार्षद है, टीएमसी का पार्टी कार्यालय है, उन सब से उनको निर्देश मिलते हैं कि क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं करनी है, किसके खिलाफ करनी है, किसके नहीं। क्योंकि वो सैलरी सरकार से लेते हैं, लेकिन वो पार्टी के वर्कर ही होते हैं। और जो याद होगा पैट आईपीएस और ये सब लिखा उसने जब यहाँ आए महुआ मोहित्रा ने, तो मैं सोच रहा था कि ये गलत नहीं लिख रही है, क्योंकि इसको बंगाल की कल्चर का मालूम है कि वहां वो पैट्स ही होते हैं। ममता बनर्जी इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं मानती, और इससे पहले लाल बाजार भी कुछ नहीं मानता था। लाल बाजार यहाँ का पुलिस मुख्यालय है, उनको अच्छे से मालूम है कि उनकी हैसियत क्या है, क्योंकि उनके डीजीपी के लिए ममता बनर्जी, आपको मालूम है, सड़क पर पहुंच जाती है, सीबीआई के सामने धरना करती है, केंद्रीय एजेंसीज को धता बताते हैं। उन लोगों को लगता है कि यार ये कैसे संभव होता है, ये सब तो हमारे हैं, ये तो सब हमारे नौकर है। और चूंकि जो आईपीएस और आईएएस का कैडर है, जो सेंट्रल की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जिसके लिए कभी सरदार पटेल ने जब सभा ये बात हुई थी कि भाई मैं खुद वहां नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, तो यहाँ क्यों है ये आईएएस? तो उन्होंने कहा था नहीं, ये इस देश का फ्रेमवर्क बना रहेगा, स्टील फ्रेमवर्क बना रहेगा, जब फेडरलिज्म और उसके बीच में रीजनल सेक्टर का होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि रीजनल पार्टियों ने, ज्यादातर ने इस देश में ऐसा माहौल तैयार किया कि जो ज्यादातर लोग हैं ये जो राज्यों में है, जो खासतौर से रीजनल पार्टी हैं, वो उनके एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। किसी को राज्यसभा भेजा जाता है, कोई चुनाव लड़ता है, और बीजेपी सरकार ने भी ऐसा नहीं कि नहीं किया, ऐसा किया। लेकिन ये जो बीमारी है, ये जब कैंसर में बदल जाती है, तो वो आपको बंगाल में दिखती है। इसीलिए महुआ मोहित्रा को समझ में ही नहीं आता कि ऐसा कैसे कह सकता है कोई पुलिस अधिकारी। ये तो समझ में आने वाली बात नहीं, क्योंकि उसको तो धमका सकता है वहां का पार्षद,
वो आप देखेंगे जो पकड़ा गया है नारू नाम का जो पार्षद है, वो इंस्पेक्टर को कैसे धमका रहा था, उसको बाद में उठा के लाया गया। ये लोग हमला करते थे, पुलिस पिटती थी। एनआईए पे हमला हुआ इस जगह, संदेश खाली वाले जांच में ईडी की टीम पर हमले हुए, जब तक उनको ये समझ में नहीं आया कि केंद्र भी कुछ है। हालांकि केंद्र बहुत सॉफ्ट रहा है बंगाल के प्रति, वो कारण उनको मालूम होगा खुद, मैं तो नहीं जानता उस बारे में। लेकिन यहाँ फील्ड में रह के भी, लोगों से सुन के भी मुझे यही लगा। मैं बाहर भी रहा हूँ और हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की थी। आपको याद होगा 2021 के बाद मैं बहुत ही नाराज भी था उससे, जो आपके साथ वो था, हमारा जो डायलॉग था 2021 का चुनाव के परिणामों के बाद का। तो दरअसल वो सब कारण थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पुलिस देखी नहीं। मैंने इसलिए बताया कि हमारे पास वहां लाइन से है यार, ऐसे ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर किए। क्यों? क्योंकि उनको निपटना है। यहाँ जो एनसीआरबी के डाटा की कहानी सुनाती है ये जो सांसद जो यहाँ बन गई हैं, जो ममता के प्रसाद के मुताबिक हैं, जिनके पास अपना आ बोलने का भी नहीं होता है, और वो जो दूसरों को गाली देने में, एक को याद होगा डेरेक ओब्रायन, उसकी स्पीच को बार बार सुनाया जाना चाहिए संसद में, वो बोला क्या था, और किसी और को नहीं, उसको खुद सुनना चाहिए कि कराची वाला ओब्रायन डेरेक और एक यहाँ वाला ब्रायन, फैमिली ओब्रायन, वो कराची वाला भाग गया, वहां नहीं है, ये खुद यहां कराची बनाने में लगा हुआ है। लिखता है नरेंद्र अमित। जूते चाटने की हद तक जाने वाली जो कहानियां होती है वो आपको यहां की पॉलिटिकल सर्कल में दिखेंगी। जो एक सबसे बड़ी चीज है कि जब अजय पाल वहां गए तो आप ये सोचिए, उसको पुलिस वो जो वहां का तैनात अधिकारी है वो घर तक नहीं बता पा रहा। आप ये सोच सकते हैं जहां सरकार किसी पार्टी के आदमी से चलती है, और ये जागीर कौन है? ये जागीर अभिषेक बनर्जी का सबसे राइट हैंड है। अभिषेक बनर्जी अगर किसी अधिकारी की तरफ 2 मिनट घूर दे तो वो अधिकारी, मुझे नहीं लगता कि अपनी बेल्ट को 2 बार नहीं बांधता होगा। ये इसके बारे में मैं उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जागीर के, जो लोगों ने मुझे बताए हैं, लेकिन कन्वर्जन, खौफ, डर, अगर किसी और पार्टी को वोट कर दिया तो उसके घर पे ताला लगा जाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर कैसे हो सकती है? अजय पाल, आज जब मैंने आपको बताया कि आज मैं किसी तरह बाई दी वे वहां अपने होटल से 5-7 किलोमीटर मतलब दूर था, लेकिन मैंने कहा चलो आज उधर चलते हैं, सुबह काली घाट के आसपास, तो वहां मैं चाय पीने चला गया। आप सोचो वहां चर्चा हो रही थी अजय पाल की, तब मैंने एक वीडियो बनाया, मतलब तब मैंने एक लाइव किया कि ये एक आदमी यहाँ उस बंगाली समाज के जो पूरा का पूरा एक जमी हुई पानी की है उस परत को अंदर से तोड़ देता। सिर्फ एक आईपीएस है, 2011 बैच का, अभी आईजी हुआ है, लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरह से, क्योंकि इस समाज में बहुत ठहराव आ गया। यहाँ ग्रेटर बांग्लादेश की कहानी के सपने लेकर बहुत सारे जिहादी बैठे हुए हैं। एक और खबर मैं आपको बता देता हूं दर्शकों के साथ, क्योंकि उस पर खबर पर नजर नहीं गई, मैं उसको कर रहा हूं, मैं उसको डाल भी दूंगा अभी दर्शकों की जानकारी के लिए, आपके भी, कि यहां सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से कहने के बावजूद आज तक जमीनें नहीं दी गई, और इस बीएसएफ को अभी लास्ट मोमेंट पे कहा कि यार आप ऐसे कैसे देश के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जज बेंच पे बैठे हुए उछलने लगे, उसके बावजूद नहीं मिला बॉस, नहीं मिला। 22 तारीख को कोर्ट में खड़े होकर कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहे हैं यहाँ का हाई कोर्ट का कि यार ये क्या है, तुमसे हमने हलफनामा मांगा था, ये रिपोर्ट दे रहे हो, जमीन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? सबको मालूम है क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ममता बनर्जी ये सोच रही है कि वो बंगाल में जो है, बंगाल एक राज्य का, एक देश का एक अलग हिस्सा है, वहां तो कोई कानून चलेगा नहीं, जो मैं चाहूंगी वही चलेगा। पहले नक्सली चलाते थे, लेफ्टिस्ट चलाते थे, अब मैं चलाऊंगी। ये एक पराकाष्ठा होती है वो राजनीतिक। और जो लोग बैठ के दिल्ली में सोचते हैं ना सर, मैं ये मुझे नहीं लगता कोई उत्तर प्रदेश का आदमी या कोई बिहार का, जिसको अंग्रेजी मीडिया ने सबसे ज्यादा बदनाम किया और हमने उनका देखा देखी, उनको विद्वान मान के शुरू किया, उन अंग्रेजी के मठाधीशों को जिनको बागपत में और बड़ौत का अंतर नहीं मालूम होता है, वो जो इस देश के लिए सारे नैरेटिव तय करते हैं, उन्होंने उनको हिंसा का, चुनावी हिंसा कहाँ होती है साहब? यूपी में होती है साहब। चुनावी हिंसा कहाँ होती है साहब? वो तो बिहार में होती है। आपको या दर्शकों को मेरा चैलेंज है, वो जाके देख लें, अगर चुनावी हिंसा वो आज भी टाइप करेंगे, सबसे ज्यादा बिहार और उसका नाम लेंगे यूपी, बंगाल आएगा ही नहीं।
क्योंकि वो है ही नहीं। वो उसके उसके लोग यहां से बैठ के जाके, जो बंगाल के पत्रकार हैं जिन्होंने दिल्ली में पत्रकारिता की है, उन्होंने झूठ और मक्कारी के साथ वहां एक नैरेटिव चलाए। वो बंगाल को छोड़ के पूरे देश को नरक साबित करने में लगे रहते। यहां आके क्या हम लोग, मैं इसके लिए कह रहा हूं कि क्या कोई हमारे हिस्से का आदमी या कोई पत्रकार ये सोच सकता है कि एक वोट देने का मतलब अपने घर की बेटियों की इज्जत गुंडों के हाथ देना है? रेप होगा ये सोचा जा सकता है सर। घर जलाए जा सकते हैं ये सोचा जा सकता है। जातीय हिंसा तो होती है हमारे यहाँ, हम ये एडमिट करते हैं कि भाई राजपूतों के बूथ पे होगा तो वहां वो दूसरों के वोट डालने से रोकेंगे या करेंगे, लेकिन वो बूथ तक रहता है। बाद में झगड़ा हो गया, पुलिस आती है, लाठी बजाती है, दोनों ठीक हो जाते हैं, बाद में रंजिश में एक आध मर्डर हो गया, ये भी मैं मान रहा हूं, ये एक्सट्रीम स्थिति है। लेकिन ऐसा कि रेप हो जाए, घर के घर जला दिए जाए, यहां होता है भाई। ये किताबों में नहीं आता है, ये कभी अखबार में नहीं आता है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा, अजय पाल शर्मा ने क्या गलत बात कही है? उसने कहा है कि अगर गड़बड़ी की जानकारी मिली तो छोड़ेंगे नहीं और बाद में रोना मत। उसने कोई एवं ही जाकर के तो किसी को धमकाया नहीं है। फिर ये अखिलेश यादव को चुरने क्यों लगे? इनका बयान आया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं। एक तो मुझे इसी सेंटेंस पर आपत्ति है। भाजपा किसी को ऑब्जर्वर बना करके नहीं भेज सकती, चुनाव आयोग भेजता है। आगे लिखते हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है, दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ये इन्होंने अपनी टांग क्यों घुसेड़ी है, और वो भी इस तरह के शब्दों के साथ? दरअसल एक तो मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो अखिलेश हैं, पहले मुलायम थे। वो तो याद होगा जब राष्ट्रपति के लिए नाम के लिए हुआ था तो वो उनके घर पहुंच गए। एक मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वो किसी प्रेसिडेंट के लिए वो तीनों पहुंचे थे, वो बाहर मिलने। हाँ, मुलायम सिंह के भी घर आई थी, वो याद होगा। वो बाहर भी नहीं निकले थे, मुझे याद है किसी, शायद वो कोई एक वो था। तो लगातार है। और आपने देखा उनके यहाँ से जनरल सेक्रेटरी भी है सपा से, और उसको बहुत ताकत भी देती है ममता बनर्जी। उनको कई बार वो सीट भी देने की बात करती है, और वहां से चंदौली लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने उनको दी थी लड़ने के लिए, उनके के पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर। तो वो एक क्लोज रिलेशन है। लेकिन दूसरा ये है कि यहां से निकल के जो चुनाव होने जा रहा है, वो एक चीज और है। बंगाल का चुनाव कमोबेश जातिगत समीकरणों पे जाएंगे या जो मुसलमान वोट के लिए जाएंगे। दरअसल ममता बनर्जी मुसलमान वोट अगर आज उनका साथ छोड़ दें, तो मैं इस पे बल्कि अपनी सारी में पत्रकारिता भी छोड़ दूंगा। अगर ममता बनर्जी 200 तो बहुत दूर की बात है, 100 सीट तो बहुत दूर की बात है, वो 50 सीट पर भी पहुंच पाए, उनको कोई वोट नहीं देगा। और अखिलेश के साथ अगर मुसलमान वोट हट जाए तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ले पाएगी सबको मालूम। तो ये जो है समानुभूति है, ये सहानुभूति नहीं है, समानुभूति है। और जिस तरह की डेस्पोटिज्म है, क्योंकि ये परिवार से चली हुई राजनीति के हिस्से हैं, इनका अपना कोई योगदान नहीं है, जातिगत आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं, जातीय विषम। वो देखिएगा आप, अगर आप जैसे मैं कहूं कि अगर वो सिर्फ अगर उनके गैर यादव वोट गिन लिए जाएंगे और गैर मुस्लिम वोट गिन लिए जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। ये धमकियां हैं, अगर आपने नोट किया होगा, खोद के लाए जाएंगे, खोज के लाए जाएंगे, ये धमकियां हैं। इनको अफसोस है कि इन्होंने जितनी लूट की, जितना
ज्यादा इन्होंने दंगों में कुछ किया, सब चीजें हुई, रेप हुए। वो याद होगा मुजफ्फरनगर के दंगे, याद होंगे कि उनको वहीं से छोड़ दिया गया, हत्यारों को थाने से, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और आपने एक रैली की अनुमति नहीं दी थी जो वहां हो रही थी जानसठ के सामने, जो तमाम लोग करना चाह रहे थे जिनके समाज के बच्चे मरे, और आपने खालापार में जाके डीएम और एसपी ज्ञापन ले रहे थे, एसएसपी। तो इनको लगता है कि इसके बावजूद हमने कम किया, जैसे ममता बनर्जी ने किया कि डीजीपी को भेज दिया, वो डीजीपी यहां बैठ के जिसके लिए वो रुकी उसको राज्यसभा में भेज दिया, वकील को राज्यसभा में भेज दिया, फला को राज्यसभा, उस तरह से थोड़ा गड़बड़ रहेगी। इन्होंने जो सिर्फ कपिल सिब्बल को भेजा, वैसे तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि नहीं हो पाए ऐसे। तो उनका दुख है। मैं जो कह रहा ना कि वो पैठ जो उसने लिखा था महुआ मोहतरा ने, मुझे बड़ा शौक लगा था कि भाई ये कैसे किसी को ये लिखा जा सकता है कि आईएएस पैठ हो, आईपीएस हो सकता है, वो लोग करप्ट होंगे, जो भी होंगे, सब जिसके साथ होंगे सबॉर्डिनेशन, लेकिन ये शब्द यही मिलता है। बहुत सारे शब्द यहाँ की राजनीति के हैं, तो उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए जो बेचारे आई बाई साइज आ रहे हैं, इसमें भी कोई नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी से तो मोदी भी डरता है, ममता बनर्जी से तो अमित शाह भी डरता है, तो फिर ये कौन है यार। दरअसल वो, आप ये सोचिए, वो जाके सिर्फ ये पूछ रहा है कि यार ये जागीर के पास आपके 10 वो है सैंक्शन है वाई श्रेणी के, तो ये 14 कैसे हो गए। उसने एक मेल भेज दिया, उसने एक नोटिस थमा दिया कि भाई भेजिए, बताइए एसपी को, कहा कि कहां से आए। तो ये जलन है, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं सर, देखिए इस चुनाव का चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगली बार का चुनाव परिणाम कम से कम ये नहीं हो सकता, किसी कीमत पर सीपीएम का नहीं आ सकता, टीएमसी का नहीं आ सकता, क्योंकि लोगों के अंदर डर टूट गया है। डर का टूटना बड़ी चीज होती है सर, वोटों का टूटना बड़ी चीज नहीं होती, डर का। एक अनोखी घटना हुई है सर, मैंने तो कभी नहीं सुना कि सत्तारूढ़ दल की सांसद की कार पर किसी ने अटैक किया हो। मिताली की कार पर जो कुछ हुआ है वो वाकई हुआ है या वो खुद का ही करा धरा है। दरअसल उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, शुरू में यही मैसेज आया कि साहब बीजेपी के है, और मैं उसके शब्द पढ़ देता हूं, चूंकि आपके दर्शकों के लिए सर मैं यहाँ बैठा था और अभी मेरे पास, मैं बाहर निकल के, मैंने कहा था आपसे मैं बात बाहर से ही करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आज का, सभी लोगों ने जो भी लोग थे हमारे दोस्त, सब ने कहा कि नहीं आप यहाँ से दे दीजिए, तो मुझे लगा कि बाहर निकलूंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन मैं एक बस आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, दर्शकों के लिए। सुबह चूंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये सारे जितने भी अखबार यहाँ इंग्लिश और हिंदी में सबसे छपते हैं, जिसमें हो तो सब लेके आता हूँ। बंगाली के मैं पढ़ नहीं पाता हूँ तो इसलिए वो नहीं लाता हूँ। तो एक अखबार की मैं सिर्फ, क्योंकि इतने सारे हो जाते हैं, 1 मिनट सर मुझे देंगे आप चाहे तो दर्शकों को? 1 मिनट, हाँ मिल गया है, मैं दर्शकों को पढ़ देता हूँ। 4 तारीख को ममता बनर्जी उदार हो सकती हैं, लेकिन आराम बाग का कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। ऐसे डीजे बजाऊंगा, ऐसा डीजे बजाऊंगा कि कान झंझना उठेंगे, मैं वादा करता हूं। ये अभिषेक बनर्जी है। दरअसल आईपैक का टूटना एक स्पाइनल कोड का गायब हो जाना था, अब उनको सिरे नहीं मिल रहे हैं। तो वो जो ये अटैक का मसला है, क्योंकि एक के बाद एक जब दिख रहा है कि साहब उनके बीजेपी पे ये सब हो गया, ये हो गया, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये प्रायोजित है। और चूंकि ये भी कहते हैं कि साहब आप देखिए, वो लोग कहते हैं कि हमने तो, याद होगा, हमने वहां अपने लोग भेज रखे हैं बीजेपी में, तो क्यों नहीं हो सकता कि बीजेपी के नाम पे गए हुए लोग इनके हो सकते हैं। क्योंकि सांसद पर हमला करने की हैसियत अभी नहीं है बीजेपी के लोग अब धीरे धीरे खड़े होने लगे। और कल एक चैनल को देख रहा था जिसने फिर बाद में बताया, रात की वो घटना थी, मैंने उसको रिट्वीट नहीं किया शायद इसलिए मेरे पास वो नहीं होगा, बहुत बड़ी फीड में चला गया होगा। तो आप ये समझिए कि वो ये बताते हैं, अगर हम ये देखें कि साहब ये जो है टीएमसी का एक अरविंद केजरीवाल से लिया गया फॉर्मूला है। अरविंद केजरीवाल थप्पड़ बहुत लगवाया करते थे अपने, बेचारे मासूम बनने के लिए बहुत थप्पड़ खाते थे वो, तो वो वहां थे, वो प्रचार में भी आए थे, और उसके बाद ये हमला हुआ। और ये कैसा हमला है कि
वो अगली सीट पर बैठे हैं और शीशा तोड़ा गया गाड़ी का पिछला। अब मैंने आपको बताया कि सर उसको लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो हम उस पे कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, लोगों को लग रहा है कि ठीक है, ये भी ठीक है, लोग अब इस समय हैं तो एक हिंसा, मतलब मैं किसी से कल मेरे दोस्त के साथ बैठा था तो मैं उससे पूछ रहा था कि क्या होता अगर 2021 की तरह चुनाव होता, आज के दिन क्या होता जिस दिन चुनाव प्रचार थम रहा था। तो उसने कहा कि यहाँ जहां आप बैठे तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, ये जो शादी के लिए उस समय ढोल बज रहे थे उसमें, कहने ये शादी के ढोल नहीं बज रहे होते, कर्फ्यू जैसा हाल होता, और जो वहां 100 मिले हैं बम वो यहाँ बज रहे होते, अलग अलग आवाज आ रही। मैंने किसी के घर कह रहा नहीं वो बजते रहते, जो इस बात का ऐलान था कि तुम्हारे लिए मैसेज आ गया है। तो वो सर सब अलग है और बीजेपी के लोग इस पे कर रहे, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है सर। चलते चलते धीरेन्द्र जी ये बताइए, हावड़ा, कोलकाता और 24 परगना जो अबूझ पहेली रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बार क्या हाल है? जी मुझे लगता है कि कोलकाता में 5 से 6 सीटों को बीजेपी अपना मान के चल रही है। SIR का बहुत ही अच्छा एक वो था, मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करें तो भी कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे लगता है कि आपके साथ दूसरे उसमें बैठेंगे तो मैं आपको वो सारा डाटा भी, क्योंकि दर्शकों को सिर्फ बातचीत ही नहीं होनी चाहिए, दर्शकों के पास डाटा भी जाना चाहिए। दरअसल मैं कुछ बस थोड़ा सा बता देता हूं आपको। कम्युनिकेशन कटा है धीरेन्द्र पुंडीर जी से, और वैसे भी कार्यक्रम के हम अंतिम चरण में पहुंच गए थे। एक और कार्यक्रम ले लेंगे उनसे टाइम लेकर के, तो उनका धन्यवाद कर देते हैं। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर दें, और साथ में अभी तक चैनल अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।